अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पहले वीडियो का पार्ट बी है। आयनिक बॉन्ड के लिए हम कंडीशन डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो काइंडली इस वीडियो को मत देखिए, आपको समझ नहीं आने वाला है। और इस वीडियो के एंड में हम एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करेंगे। पहली वीडियो में भी हमने एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस किया है, तो पहली वीडियो को देख के आइएगा। पूरा एमडीकेट के कोर्स के मुताबिक हम चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास है कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड जो बनता है, जो पिछली वीडियो में इस पर डिस्कशन हुआ है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसके लिए कंडीशन क्या जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपके पास फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यानी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में हमेशा के लिए जो इंथैल्पी होगी वो नेगेटिव होगी। ये अपने साथ नोट कीजिएगा कि इंथैल्पी हमेशा के लिए क्या होगी, आपके पास नेगेटिव होगी। एंड फॉर इट द एसेंशियल कंडीशंस आर गिवन बिलो। और यहां पर कंडीशंस जो हैं उनको एक एक को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास क्या है, मेटल मस्ट हैविंग अ लो आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करना है तो आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है, इस पर हमने डिस्कशन किया है। तो मेटल जो है, व्हाट डज मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी, ये आपके पास न्यूट्रल एटम है, उसको पॉजिटिव केटाइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो फिर इसको मैं एनर्जी दूंगा। उस एनर्जी का नाम होगा आयनाइजेशन एनर्जी। और ये आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। अगर किसी मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो वो आयनिक बॉन्ड में किरदार अदा करता है, यानी वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट है कि लो आयनाइजेशन एनर्जी फॉर अ मेटल, यानी लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए। ऐसा ना हो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो और ये आयन में ही कन्वर्ट ना हो, तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा। आयन में ही कन्वर्ट ना हो तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा। ठीक है जी। अगला जो है वो है नॉन मेटल मस्ट हैविंग अ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो नॉन मेटल है, ये जो नॉन मेटल्स हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। यानी आपके पास जो नॉन मेटल है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, जिस तरह भी आपने पिछले वीडियो में देखा कि जब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन को लेने की जो प्रोबेबिलिटी अगर वो हाई हुआ, तो यहां पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यानी दो चीजें हैं, आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। मेटल आसानी से आयनाइज होना चाहिए और नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन गेट करे, तो फिर इसके दरमियान क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये कंडीशंस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। अच्छा, अगली बात क्या है, केटाइन शुड बी लार्जर विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो केटाइन है इसका साइज लार्जर होना चाहिए, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं, आपके पास है सोडियम और साथ में हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, अब एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज आता है, इस पे बात हुई है, और सोडियम पर +1 चार्ज आता है। अब ऐसे करते हैं कि मैं कहता हूं कि सोडियम का साइज ज्यादा है +1 चार्ज के साथ, और एल्यूमिनियम का साइज छोटा है +3 चार्ज के साथ। जहां पर प्लस चार्ज बढ़ता है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, और वैसे भी एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से ज्यादा है। तो एल्यूमिनियम भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है। पता है एल्यूमिनियम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अक्सर, जबकि सोडियम जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, सोडियम जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड के लिए ये ज़रूरी है कि जो मेटल है जो आयनिक बॉन्ड में अपने ऊपर केटाइन, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाएगा, उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। और जब साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम होती है। यानी मतलब ऐसा ना हो इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो और ये तो इलेक्ट्रॉन लॉस की बजाय इलेक्ट्रॉन गेन ना करे मेटल। तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला मेटल होता है ना, तो आयनिक बॉन्ड की बजाय प्रेफर करता है कौन से बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड हमारा अगला टॉपिक है, सही है जी। अच्छा, इसके बाद जो है वो ये है, आपके पास एनाइन मस्ट बी स्मॉल विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो एनाइन है नेगेटिव चार्ज वाला है। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका साइज छोटा होना चाहिए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। साइज छोटा क्यों होना चाहिए, साइज छोटा इसलिए होना चाहिए ताकि इसके प्रोटॉन थोड़े से एक्सपोज हो और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये नॉन मेटल है, इसने नेगेटिव बनना है, इसने एनाइन बनना है। तो एनाइन बनने के लिए ज़रूरी है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा गेन करे। तो आपके पास ये भी कंडीशन ज़रूरी है। याद रखिएगा
मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, सही है। ये इसके लिए कंडीशन में पढ़ा रहा हूँ। तो आपसे एमसीक्यूज इस तरह से पूछा जा सकता है कि मेटल के लिए कौन से कंडीशन है, नॉन मेटल के लिए कौन से कंडीशन है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये थे कंडीशन इसके लिए। अब प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, ये आयनिक सॉलिड में भी हम आपको पढ़ा देते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे। तो थोड़े से यहाँ पर भी इस पर एक 2-3 मिनट इस पर बात कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाकी ये हम यहाँ पे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अच्छी बात है, इल्म आता है, ठीक है। तो इस तरह से है कि आयनिक, ये आयनिक है, यहाँ पर आई है, एल नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स हैव अ सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, flat surfaces with a definite geometry due to the strong electrostatic force of attraction as the constituent are arranged in a definite pattern। यानी ये बात है कि ये जो आयनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल NaCl क्यूबिक फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्यूबिक फॉर्म में इसलिए पाया जाता है कि ये जो जिस चीज़ से बना होता है ना आयनिक कंपाउंड, माइनस और प्लस से, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो इसी वजह से ये जो पार्टिकल हैं जिससे ये बना है, ये जो आयंस हैं, ये अपनी जगह पर रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। तो इस वजह से इसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री और पैटर्न होता है, ठीक। अच्छा, इसकी बात है, दिस कंपाउंड हैविंग अ हार्ड इन नेचर, आयनिक कंपाउंड सख्त होते हैं नेचर में। क्यों सख्त होते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी सख्त होता है, ठीक है। अगली बात इसमें यह है कि अब यहाँ पर है कि हार्डनेस, यानी जो सख्त हैं, जो हार्डनेस है नेचर में, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना बढ़ता है ना दो आयंस के दरमियान, उतना ही उसका हार्डनेस बढ़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर दो आयनिक बॉन्ड है, तो आपने साइज़ वगैरह को देख के अंदाज़ा लगाना है कि किसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो फिर उसके हार्डनेस पर भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। यानी दो आयनिक कंपाउंड लेट से हमने ले लिए हैं, और दो आयनिक कंपाउंड हमारे पास, एक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है जबकि दूसरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है बिटवीन द आयंस। तो जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका हार्डनेस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है कि हार्डनेस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन आयन, सही है। यानी आपके पास यहाँ पर है सोडियम और हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड, चार्ज ऑन आयन 1 +1 भी है, -1 भी है। और यहाँ पर हमने फिर से ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पर है +2, और यहाँ पर हमने 2 क्लोरीन ले लिए, -1 तो यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ हार्डनेस भी ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज ऑन आयन, यानी आयन पर जो चार्ज है ना उन पर भी डिपेंड करता है। जितना चार्ज बढ़ता है उतना हार्डनेस बढ़ता है, क्योंकि उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, ठीक है। ये पॉइंट अपने साथ नोट करें। और इसके साथ है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस यानी आपके पास जो आयन्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है सोडियम पर प्लस चार्ज है। अब सोडियम से नीचे जब हम पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो हमारे पास आता है पोटाशियम। अब सोडियम का साइज छोटा है जबकि पोटाशियम का साइज बड़ा है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि सोडियम पर भी प्लस चार्ज है और साथ में पोटाशियम पर भी प्लस चार्ज है। चूंकि पोटाशियम का साइज बड़ा है तो जितना साइज बढ़ेगा उतना आयनिक रेडियस बढ़ेगा, जितना आयनिक रेडियस बढ़ेगा उतना हार्डनेस कम होगा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि सोडियम और पोटाशियम, ये पोटाशियम है और यहां पर क्या है सोडियम और पोटाशियम, एक के साथ भी क्लोरीन अटैच है और दूसरे के साथ भी क्लोरीन अटैच है। यानी हमने एनायन को कांस्टेंट रखा और हम केटाइन के साइज को बढ़ा रहे हैं। तो जितना आप साइज बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतना ही हार्डनेस भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये पॉइंट्स आने चाहिए, ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे इस तरह से है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव द हाई वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ड्यू टू द स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है, पिछले वीडियो में इस पर बात हुई है। तो इसी वजह से ये जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक। ये पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ये ज़्यादा होगा। अब एक और बात सुनिएगा, वोलेटाइल नेचर इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास किसी ने कुछ आपको यहाँ एमसीक्यूज है कि केसीएल है और साथ में एनएसीएल है। एनएसीएल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है जबकि केसीएल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो आपसे वैसे मैं पूछता हूँ कि किसकी वोलेटाइल नेचर ज़्यादा होगा, तो केसीएल की वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी जबकि एनएसीएल की वोलेटिलिटी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये भी पॉइंट आप अपने साथ नोट करें कि वोलेटाइल नेचर जो है वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होता है उतनी वोलेटिलिटी कम होती है। ठीक है, ये पॉइंट्स अपने साथ नोट करें। इसके बाद है आयनिक। यहां पर हमसे एल लिखा गया है, ये आयनिक है। आयनिक कंपाउंड शो आइसोमॉर्फिज्म दैट इज दे हैविंग द सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल ऑल एलम आपके साथ सोडियम फ्लोराइड है, आपके साथ क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। व्हाट डज मीन बाय दिस? देखो ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, दोनों डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट कैसे हैं? देखो यहाँ पर 1:1 1:1 एलिमेंटल कंपोजिशन यहाँ सेम है। एलिमेंटल का जो रेशियो है वो सेम है। यहाँ पर भी 1:1 है, यहाँ पर भी 1:1 है। यानी यहाँ पर 1 एटम सोडियम का, 1 एटम फ्लोरीन का, यहाँ पर भी 1 एटम मैग्नीशियम का, 1 एटम ऑक्सीजन का। यानी एलिमेंटल यहाँ जो एटॉमिक रेशो है वो सेम है। एटॉमिक रेशो क्या है? सेम है, लेकिन यहाँ पर एटम का नेचर डिफरेंट है। तो देखो दो आयनिक कंपाउंड है, उनका नेचर डिफरेंट है, उनकी एटॉमिक रेशियो सेम है। ये सारी चीज़ें अपने साथ नोट करें। दो आयनिक कंपाउंड है, उनका जो एटॉमिक रेशो है वो सेम है, उनका जो एटॉमिक नेचर है वो डिफरेंट है। और अगली बात सुनो, आइसो मीन्स सेम, मार्फ्स मीन्स स्ट्रक्चर, यानी इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है? सेम होता है। सो आयनिक कंपाउंड में ये प्रॉपर्टी है कि दो डिफरेंट कंपाउंड होंगे, उनका एटॉमिक नेचर डिफरेंट होगा। अगर उनका एटॉमिक रेशियो सेम है तो उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, और इस फेनामेना को आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है, और ये आयनिक कंपाउंड्स में होता है। ठीक है जी, ये आपने नोट करना है अपने साथ। अच्छा, दे आर द कंडक्टर इन अ फ्यूज्ड मोल्टन आर एक्वियस स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। अपने साथ नोट कीजिएगा एमसीक्यूज के, ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कौन कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में नो, जब ये फ्यूज स्टेट में हो, पिघला हुआ हो, या ये एक्वियस स्टेट में हो, या ये आपके पास मोल्टन स्टेट में हो, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? देखो आपके पास NaCl है, सॉलिड फॉर्म में है, NaCl सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पर कोई फ्री आयन नहीं है। अब इसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया। जैसे पानी के अंदर डालूंगा तो सोडियम पर आएगा प्लस चार्ज और क्लोरीन पे आएगा माइनस चार्ज, तो यहाँ पर आयन्स क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ जब मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी बाहर से दूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी के देने की वजह से आयन्स जो है वो अपोजिट चार्ज की तरफ मूवमेंट शुरू करेंगे, और हेंस दे विल बिकम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। तो पॉइंट यहां पर ये नोट करना है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर तो हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में नहीं है, नंबर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये फ्यूज्ड मोल्टन और एक्वियस स्टेट में होते हैं कंडक्टर। अच्छा, तो ये इस कंडक्शन किसकी वजह से करते हैं? कि या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करते हैं या फ्री आयंस की वजह से करते हैं? तो ये एमसीक्यूज आपने अपने साथ नोट करना है कि दे आर द कंडक्टर नॉट इन अ सॉलिड स्टेट में नहीं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इसके पास फ्री आयंस नहीं होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं। तो जब हम इसको पानी में डालते हैं तो वाटर की ज़्यादा डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से पानी इसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है। फिर से बात रिपीट करता हूँ, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में फ्री आयंस नहीं होते। जब हम इसको पानी में डालेंगे तो पानी के ज़्यादा डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू की वजह से ये सोडियम और क्लोरीन को एक दूसरे से अलग करते हैं। फिर यहाँ पर आयंस होते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में, और फिर जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करते हैं तो आयंस मूवमेंट करते हैं टुवर्ड द अपोजिट चार्जेस, एंड हेंस द आयनिक कंपाउंड बिकम कंडक्टर इन अ एक्वियस स्टेट। और किसके जरिए से कंडक्शन करते हैं? क्या फ्री इलेक्ट्रॉन के जरिए से करते हैं या क्या फ्री आयंस के जरिए से करते हैं? तो आपको इस पॉइंट का पता होना चाहिए कि ये किसके जरिए से करते हैं? फ्री आयंस के जरिए से करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है दे शो फास्ट आयनिक रिएक्शन एज द एक्टिवेशन एनर्जी इज 0 फॉर आयंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने साथ नोट करना है। ये एमसीक्यूज आपने अपने साथ नोट करना है, ये आपको वैसे नहीं मिल सकता है। देखो यहां पर सुनिएगा,
ये जो आयंस हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बना लिया है सोडियम प्लस और मैंने यहाँ पर बना लिया है क्लोरीन माइनस, ये दो आयंस हैं। ये दो आयंस आपस में डायरेक्ट रिएक्शन करके क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे और इस तरह की रिएक्शन को हम आयनिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखो आयनिक रिएक्शन जो होते हैं ना, वो आयंस के दरमियान होते हैं। किस चीज़ के दरमियान होते हैं? आयंस। मैं ज़्यादा कम्प्लेक्स रिएक्शंस में नहीं जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दो आयनिक कंपाउंड को लेके उसके सॉल्यूशन को एक दूसरे के साथ मिक्स करवाया तो रिएक्शन यू हो जाएगा। हाँ, वो आयनिक रिएक्शन तेज़ होता है। अब सवाल ये है आयनिक रिएक्शन तेज़ क्यों होता है? आपने लिया हुआ है फॉर एग्जांपल आपने लिया है AgNO3, आपने AgNO3 लिया हुआ है और इसका रिएक्शन आप NaCl के सॉल्यूशन के साथ दोनों को मिक्स करते हैं और दोनों का आपस में क्या करते हैं, आप सॉल्यूशन को मिक्स करके ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, यानी ये आयनिक रिएक्शन होते हैं। अब आयनिक रिएक्शन फास्ट क्यों होते हैं? आयनिक रिएक्शन फास्ट इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर आयंस बन चुके होते हैं और आयंस, याद रखिएगा, नोट करो अपने साथ, आयंस की एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एग्जाम्पल ये मेरे रिएक्टेंट, ये कन्वर्ट होते हैं किस चीज़ में? प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी बैरियर है, उसको आप क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब अगर आपके रिएक्टेंट आयनिक फॉर्म में हो तो इसको ये एनर्जी नहीं चाहिए होती है क्योंकि वो 0 होती है और फिर वो डायरेक्ट मिलके किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई आयनिक रिएक्शन फास्ट होते हैं, क्योंकि आयनिक रिएक्शन में आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। देखो ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ पर भी क्लोरीन में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अगर हम इसको रिएक्ट करें और इससे हम HCl बनाना चाहें तो पहले यहाँ पर हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड टूटेगा, यानी पुराने रिश्ते टूटेंगे, नए रिश्ते बनेंगे, इसमें टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी आयंस बन चुके हैं, डायरेक्ट एक दूसरे के साथ मिलके एज ए रिजल्ट क्या बना देंगे, केमिकल यानी एज ए रिजल्ट कंपाउंड बना देंगे और फिर आपके पास ये रिएक्शन फास्ट होता है। और इस एक्टिवेशन एनर्जी की बुनियाद पर आप इसको याद कर लें, आप इसको रट लें। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है They do not show space isomerism due to the non-directional nature of the ionic bonds। ये आइसोमेरिज्म जो है ये हम आपको सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ाते हैं। देखो आइसोमेरिज्म जो है ना, स्पेस आइसोमेरिज्म मींस अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट इन स्पेस। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्योंकि आप लोग एंटिटी टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो देखो आइसोमेरिज्म जो है, स्पेस आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स में होता है जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिनमें डायरेक्शन होता है, जिनमें ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वहाँ पर कोई भी स्पेस आइसोमेरिज्म नहीं होता है। तो प्लीज़ इस पॉइंट को MCQs के लिए नोट कीजिएगा कि आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, तो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर की वजह से दे डज नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है latest energy is released during the formation of ionic solid molecule from its constituent ions। देखो यहाँ आपके पास क्या है, सोडियम है, सोडियम पर हमने लगा लिया प्लस चार्ज, ज़रूरी है। और ये कौन से स्टेट में है? गैस स्टेट में है, स्टेट भी ज़रूरी है। प्लस हमने लगा लिया है क्लोरीन को हमने लगाया नेगेटिव चार्ज, और ये भी कौन से स्टेट में है? गैस स्टेट में है। अब देखो यहाँ ये दोनों मिलेंगे तो एज रिजल्ट क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, और कौन से स्टेट में बनेगा? सॉलिड स्टेट में। अब सुनो, यहाँ पर है प्लस चार्ज, यहाँ पर है माइनस चार्ज, ये भी आयन है, ये भी आयन है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जब अट्रैक्ट करेंगे तो एज ए रिजल्ट सॉलिड आयनिक सब्सटेंस बनेगा। और इस सॉलिड आयनिक सब्सटेंस के बनते वक्त जो आपके पास एनर्जी रिलीज होती है वो 411 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और इस एनर्जी को आप क्या बोलेंगे? इस एनर्जी को आप एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, यानी ये एनर्जी आपके पास क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी होगी। सो व्हाट डज मीन बाय एक्टिवेशन energy? Activation energy is the amount of energy released when one mole of ionic substance is formed from its constituent ions present in a gaseous form are known as एक्टिवेशन एनर्जी। और याद रखिएगा हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है। देखो इसको अपने साथ नोट करो। बाइंडिंग एनर्जी आयनिक सब्सटेंस का होता है। किसका होता है? आयनिक सब्सटेंस। बॉन्ड एनर्जी की एक है आपके पास लेटेस्ट एनर्जी, यानी आपके पास लेटेस्ट एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी है और बॉन्ड एनर्जी है। लेटेस्ट एनर्जी होता है आयनिक सब्सटेंस का, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी होती है मेटालिक सब्सटेंस का, और बॉन्ड एनर्जी होती है मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का। यानी आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए आर नोन एज बॉन्डिंग एनर्जी, यानी बॉन्ड एनर्जी। और
NaCl ये एक आयनिक सब्सटेंस है। इन दोनों को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए आर नोन एज लेटिस एनर्जी। प्लीज़ इसको अपने साथ नोट करें, ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है। इसके बाद है आपके लिए MCQs मैंने यहाँ पे लगाए हैं। पहला MCQs है द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड थ्रू आयनिक बॉन्ड, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल आयन डज नॉट डिपेंड, इट डिपेंड्स अपॉन द रिगार्डिंग, डिपेंड्स ऑन, मे बी आर मे नॉट। देखो आयनाइजेशन एनर्जी, क्या आयनाइजेशन एनर्जी पर एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन डिपेंड करता है? आपसे सवाल है। हाँ, मैंने आपको बताया है कंडीशन में कि आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी वेरी लो, यानी आयनाइजेशन एनर्जी पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है जी। अगला MCQs जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट द ऑक्टेट रूल, कौन ऑक्टेट रूल को वायलेट करता है? तो आपके सामने सारे के सारे आ चुके हैं। ऑक्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट द ऑक्टेट रूल, कौन ऑक्टेट रूल को वायलेट करता है? आपके सामने सब मौजूद हैं, आप सब पे गौर करें और फिर मुझे आंसर दीजिएगा। इन सब का आपने गूगल करना है और आपका सबका आपके सामने लिव स्ट्रक्चर आ जाएगा, फिर आप डिसाइड करेंगे कि कौन वायलेट कर रहा है। वैसे अगर कहीं पर 5 या 6 एटम एक जगह पे कनेक्टेड हैं तो आपको पता है कि अगर 5 एटम कनेक्टेड हैं तो कितने बांड बनाएगा? 5 बांड बनाएगा, और 5 बांड, एक बांड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कहीं पर इस तरह से कोई ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। मैं MCQs नंबर 3 पे चलता हूँ। ठीक है जी। तीसरा MCQs ये है, आयनिक बॉन्ड्स easily form when ionization energy of the metal ion is comparatively, यानी आपके पास आयनिक बॉन्ड कब आसानी से बनता है? जब आयनाइजेशन ऑफ मेटालिक एटम इज लो, जब वो लो होगी ना तो तब आपके पास क्या बनेगा? जब लेस होगी, यानी लेस आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो तब आपके पास क्या बनेगा? तब आपके पास एक आयनिक बॉन्ड बनेगा जब मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। इस पर भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अच्छा, विच इज when is the energy that is released upon the formation of ionic bond known as, the energy released, इस तरह से कर लेंगे कि इस MCQs को इस तरह से कर लेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। the energy that is released upon the formation of ionic compound known as, तो क्या होती है? तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड के दरमियान जो एनर्जी, आयनिक कंपाउंड में एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम क्या है? अभी बताया, उसका नाम आप लोगों को आता है। ज़रा सा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसका नाम क्या है। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने गिवन है। अगले MCQs पे चलते हैं। What is the amount of the latest energy of NaCl? NaCl की लेटेस्ट एनर्जी कितनी है, यानी कितनी पर मोल आपके साथ एनर्जी रिलीज होती है? तो आपके सामने ऑप्शन मौजूद हैं। कौन सा ऑप्शन सही है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। MCQs चूँकि मैं सारे के सारे करवा चुका हूँ और आपके पास इसको खुद प्रैक्टिस करने के लिए मैं मौका देता हूँ। ठीक है, अच्छा ऐसे करते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आप लोग जानते हैं कि वो क्या होते हैं? लो मेल्टिंग होता है उसका, कंडक्टर इन अ फ्यूज स्टेट, insoluble in a polar solvent, or none of these? तो आई थिंक सो आयनिक कंपाउंड्स आर कंडक्टर इन अ फ्यूज स्टेट। ठीक है, ये ऑप्शन आपके साथ सही है। अगले पर चलते हैं। आयनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट में हम ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। प्रॉपर्टी में सारा ये डिस्कस हो चुका है। अगला MCQs क्या है? व्हेन एन एलिमेंट ऑफ वेरी लो आयनाइजेशन पोटेंशियल रिएक्ट विद द एलिमेंट ऑफ वेरी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? बात हो चुकी है इस पर कि कौन सा बॉन्ड बनाएगा। ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। मैंने जितने भी आपको लेक्चर दिया है सारे के सारे MCQs के आंसर वहीं पर मौजूद है। अगर आपने गौर से सुना है तो आपको ये आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगला जो MCQs है वो क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर, क्या होते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स? इस पर ये MCQs तो मेरे ख्याल में 7 नंबर MCQs था, दोबारा से रिपीट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह PMC के सिलेबस के मुताबिक हम रोज़ाना आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।